हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इसका फेज़ 1 है मतलब गैल्वेनिक सेल, उसको हमने अभी तक पूरा कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फेज़ 2 मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये क्या नई चीज़ है। तो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में ये बातें बताई थी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब ही क्या होता है। देखो, गैल्वेनिक सेल क्या करता था, केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसका रिवर्स प्रोसेस करेगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करा के केमिकल रिएक्शन को कंटिन्यू किया जाएगा। दैट मीन्स कि ऐसा सेल जिसमें क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें क्या मिलेगा, केमिकल एनर्जी। और ऐसे सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सिंपल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कॉन्सेप्ट कि ऐसे सेल में आप लोग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कराएंगे, पास कराएंगे, और उससे हमारा केमिकल रिएक्शन, बिकॉज देखो जब भी इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन है उसमें डिसोसिएट होगा। ठीक, तो जब आयन्स सेपरेट हो रहे हैं या मान लो ऐड हो रहे हैं, दैट मीन्स इसी को तो आप लोग केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन बोलते हैं ना। तो केमिकल रिएक्शन हो गया कंटिन्यू। यही है फिनोमिना किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं कि ये कितने टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के सेल वेल, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कभी किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला। आपसे बहुत पूछ देगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डेफिनेशन पूछ देगा जो आपको इजीली क्लियर है। देखिए मेरा प्रयास यही है ना कि हमेशा हम उन टॉपिक्स को कवर करें ना जिससे सवाल आए और वो हमसे छूटे नहीं। ठीक है, और आप इतना ही पढ़िए, इससे ज़्यादा आपको कभी जानने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न में बहुत चेंजेस आ रहे हैं ना, हर साल चेंजेस आ रहे हैं। हमको क्या क्या पढ़ना रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो याद रखना इसमें हमको 3 मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं, और तीनों ही टॉपिक बहुत ही आसान और थोड़ा सा न्यूमेरिकली ट्विस्ट के साथ हैं, तो मज़ा खूब आने वाला है। ठीक, पहला टॉपिक इसमें आप लोग कवर करेंगे फैराडे लॉ, जिसमें 2 टाइप के लॉ रहेंगे। फिर आप पढ़ेंगे कोलरॉश लॉ और रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी और डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टेंस लाइक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट कवर करता है कौन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे शेड्यूल का फर्स्ट टॉपिक आज के लिए, और मैं बात कर रहा हूँ किसकी, फैराडेज लॉ की। तो भैया फैराडे चाचा ने क्या बोल के गए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जान लेना कि ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना फैराडेज लॉ, ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा। जब आप लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे ना, वे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में फिजिक्स में आप लोग थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ते थे। क्लास 10 में भी पढ़े रहे होंगे, 12th में भी बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। तो वहाँ भी फैराडे का लॉ आएगा और वो एज इट इज़ यही होगा जो आपके केमिस्ट्री में है। तो चलो फैराडे के लॉ में जब फैराडे का फर्स्ट लॉ था, इन्होंने क्या कहा, तो आप पहले इसको एज्यूम करना ना कि मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दैट मीन्स कि इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा और क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड रहेगा। और मैं भैया ये जो भी इलेक्ट्रोड रहेगा, आपको पता है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट भी उसी मेटल का लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है तो कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, यही हमारे इलेक्ट्रोलाइट का रोल प्ले करेंगे ना। ठीक, तो अगर मान लीजिए मैंने इसमें से कुछ करंट पास करा दिया, आई करंट, तो सिंपल सी बात है कि ये जो आयन्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ये डिसोसिएट होने वाला है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन में। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट मैं पास कराऊंगा यहाँ पर, उतने ज़्यादा आयन से डिसोसिएट होंगे, और वो कहाँ इकट्ठा होते हैं, कैथोड पे। ठीक है, तो कैथोड पे या किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो हमारे आयन्स या जो भी उसके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं कितने डिपॉजिट होते हैं, कितने लिबरेट होते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ करंट पे। तो सिंपली फैराडे ने यही बात बोली कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आयंस जो भी बोल लो, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at any electrode is directly proportional to, किसके प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ करंट, क्वांटिटी ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप जितना भी करंट पास कराएंगे, सिंपल सी बात है, उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे लिबरेट कर रहे हैं या डिपॉजिटेड हो रहे हैं। कहने का कुल मतलब क्या है कि जो अमाउंट है, डिपॉजिटेड अमाउंट, वो कहीं ना कहीं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोग करंट ना लेके यहाँ पर क्या लेना, चार्ज लेना। अभी थोड़ी देर के लिए, अभी ध्यान से देखो। और आपको पता है चार्ज जो है वो कुछ नहीं है, वो होता है करंट इनटू टाइम, क्योंकि आपने पढ़ा है करंट इज इक्वल्स टू Q बाई टी, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, I टी। तो यहाँ पे W की जगह पे हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे लिखेंगे I इंटू टी। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटेगा ना प्यारे बच्चों, तब यहाँ पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, Z। Z का मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं है, Z की अपनी खुद की एक वैल्यू है। क्या है, तो Z के बारे में आप लोग जान लीजिए। Z को आप लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब अगर मैं बात कर लूँ थोड़ा सा Z की, देखो ये सब न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। पहले भी बोल दिया फैराडे लॉ एक न्यूमेरिकल टॉपिक है, पर बहुत आसान और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मज़ा आता है, ठीक है, इसको बनाने में, क्योंकि सवाल बनते हैं ना तो अपने आप अच्छा लगता है, और ये बनने वाले सवाल हैं, ये सब मिस मत करना, पाप पड़ेगा। तो Z की वैल्यू है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक्चुअल में Z आता कैसे है, तो इसके लिए याद रख लीजिए, इसके लिए आप लोग लेते हैं इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई 1 फैरेड की वैल्यू। और 1 फैरेड कितना होता है, तो आप सबको याद होता है 96,500 कूलम। इतना बड़ा होता है तो 1 फैरेड की वैल्यू। अच्छा, इक्विवेलेंट मास कैसे लाते हैं, तो आप सबको पता है कि मोलर मास डिवाइडेड बाई आप क्या करते हैं, एन फैक्टर। और ये एन फैक्टर क्या होता है, तो उस कंपाउंड में जो भी हमारे सब्सटेंस है उस पे आने वाले टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, उसी को हम क्या बोलेंगे, एन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बच्चे बात करूं, ये Z की वैल्यू है ना, इस तरीके से आप Z निकालेंगे। एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मैंने बोल दिया FeSO4 है, इसके लिए एन फैक्टर कितना आएगा, तो इसको आप डिसोसिएट कीजिए Fe+2 टाइम्स, और SO4 पे क्या चार्ज आ गया, -2। तो यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू कोई एक चार्ज कंसीडर कर लेना, तो आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं HCl के लिए बात करूंगा, एन फैक्टर कितना होगा, H+Cl-, मैं पॉजिटिव चार्ज को बस ले रहा हूँ, एन फैक्टर 1 आ जाएगा, सिंपल है। AlCl3 ले रहा हूँ, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज आएगा और 3 टाइम्स ऑफ क्लोराइड आयन मिलेगा, एन फैक्टर की वैल्यू 3 आएगा। तो बड़ा आसान सी चीज़ें हैं ये सारी की सारी, आप इसको पूरा नोट कीजिए, फिर हम फैराडे के सेकंड लॉ को पढ़ेंगे, देन हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, तो सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो ये फर्स्ट लॉ तो सिंपल सा था, ठीक है, कि जितना करंट पास करोगे उतने ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते जाएंगे। दैट वाज फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडे जी ने सेकंड लॉ में क्या कहा, अब उसकी बारी है। तो चलो, सेकंड लॉ में ये हमारे जो प्यारे फैराडे चाचा हैं वो क्या कहते हैं। माइकल फैराडे फिजिक्स के बहुत बड़े फिजिसिस्ट और केमिस्ट दोनों रह चुके थे, ठीक है, इसलिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में दिखते भी हैं। सेकेंड लॉ में इन्होंने ये बोला था, समझने की कोशिश करना, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ में क्या अंतर रहेगा। तो फर्स्ट लॉ में ना आप केवल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले रहे होंगे और उसी के लिए पूरी स्टडी कर रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे उसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो हमारे सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोड पे क्या करेंगे, डिपॉजिट होंगे। दैट वाज द फर्स्ट लॉ, क्लियर। सेकेंड लॉ में क्या था, तो सेकेंड लॉ में ना एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना है और उसमें क्या करना है, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पर आप लोग को दिया कि यहाँ पर मेरे पास 2-2, 3-3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच है। फॉर एग्जांपल मान लो ये जिंक सल्फेट है, बस मैं ऐसे सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मैं तो हाफ सेल बना रहा हूँ, कंप्लीट सेल बना नहीं रहा हूँ, बट आप लोग मान लेना प्यारे बच्चों कि ये बस एक क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये कॉपर है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की रोल कौन प्ले करेगा, कॉपर सल्फेट।
और आयरन के लिए इलेक्ट्रोलाइट का रोल कौन प्ले करेगा, सबको पता है। अगर ये आयरन इलेक्ट्रोड है तो ये आयरन सल्फेट, आयरन नाइट्रेट कुछ भी ले सकते हो, पर जो मेटल रहता है आपको उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेना रहता है। अगर मैं क्या करूं, मैं सब में बोल रहा हूं कि मैंने इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो करा दिया, इसमें भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो करा दिया, इसमें भी 2 एम्पियर का करंट फ्लो करा दिया, सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसका मतलब इनपुट होता है इलेक्ट्रिसिटी और आउटपुट के फॉर्म में हमें क्या मिलता है, केमिकल रिएक्शन। इजी। तो ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट टाइप के हमारे पास इस बार इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं, तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे जो डिपॉजिट होगा, ऑब्वियस सी बात है वो डिफरेंट होगा। तो उसका रिलेशन किसके साथ होगा, इसी चीज को फैराडे जी ने अपने सेकेंड लॉ में एक्सप्लेन किया। क्या कहा इन्होंने कि व्हेन सेम क्वांटिटी या सेम अमाउंट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू, ठीक है, पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस बार हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देन अमाउंट या क्वांटिटी, फिर से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड भी क्या है, डिफरेंट है, कभी जिंक का है, कभी कॉपर का है, कभी आयरन का है। जैसे पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में लिया जाएगा आपको उसी का इलेक्ट्रोड लेना रहेगा। तो लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भैया कटप्पा सवाल हो गया, बाहुबली को क्यों मारा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद रखना, देयर इक्विवेलेंट मास, देयर इक्विवेलेंट मास बोल लो या वेट बोल लो। मतलब जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट हो रहे हैं वो सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएंगे, इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई से। सिंपल। कैसे लाते हैं इक्विवेलेंट मास, तो वो आप इजीली कंसीडर करना जानते हो, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। पर प्यारे बच्चों, पूरे प्रोसेस के दौरान एक खास बात याद रखना, अगर मैंने आपको जिंक सल्फेट बोला है तो पूरे के पूरे जिंक सल्फेट का आपको इक्विवेलेंट मास या मोलर मास कंसीडर नहीं करना, कभी नहीं करना, कंफ्यूज मत होना। आपको मतलब किससे है, आपको मतलब है इलेक्ट्रोड से, क्योंकि हमारा जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे। तो जिंक सल्फेट में अगर मुझे इक्विवेलेंट मास कंसीडर करना होगा तो मैं उसके मेटल मतलब इलेक्ट्रोड का मास लूंगा, तो केवल जिंक का कंसीडर करूंगा। पूरे जिंक सल्फेट के मोलर मास को या इक्विवेलेंट मास को कंसीडर करने की नेसेसिटी नहीं है, केवल इलेक्ट्रोड पे फोकस करना ना, ठीक। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, मतलब कि अगर मैं इसको नीचे ला दूं तो ये सीधे सीधे किसी कांस्टेंट के तो इक्वल हो ही जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो मास डिपॉजिटेड है और जो इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोड है उसका रेशियो हमेशा क्या है, कांस्टेंट। मतलब W1 बाई E1 इक्वल टू मैं लिख सकता था W2 बाई E2। दिस इज द फैराडे सेकेंड लॉ। कोई स्टूडेंट चाहे तो W2 को यहाँ लाके E1 को वहाँ ले जाए तो वो W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2 भी लिख सकता है, दोनों ही फॉर्म करेक्ट हैं। तो दिस वाज द फैराडे सेकेंड लॉ। ये तब के लिए एप्लीकेबल है जब हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आए, पहला बात। दूसरा, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे, और सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराने के लिए ये कंपलसरी है कि उनको किस कॉम्बिनेशन में रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रखना है। और थर्ड पॉइंट क्या आता है कि हमेशा जब भी इक्विवेलेंट मास लेना, इलेक्ट्रोड का लेना, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का लेने की नेसेसिटी नहीं है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ एज वेल एज सेकेंड लॉ। अब हम इन फॉर्मूले को यूज करके प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो आपके एनसीईआरटी या डिफरेंट एग्जाम में पहले से आए हुए हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा सवाल जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ निकिल नाइट्रेट।
is electrolyzed between the platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minute। ठीक भैया, हमको जो डाटा दिख रहा है ना, पहले तो उसको चुराना शुरू करो। फिजिकल केमिस्ट्री की यही ब्यूटी है, सवाल से जो डाटा है पहले उसको लिखिए, पेन चलेगा दिमाग चलेगा, कोड यही होता है। तो चलिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व होगा नहीं पता, बस जो डाटा हमको दिख रहा है पहले हम वो तो उठाते जाएं। करंट की वैल्यू दी हुई थी कितनी, 5 एम्पियर। टाइम दिया हुआ था मेरे प्यारे बच्चों कितना, 20 मिनट। और इस मिनट को हम अगर मान लीजिए सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 20 मिनट में मल्टीप्लाइड बाई 60 कितने सेकंड हो गए, 1200 सेकंड्स। ओके, टाइम पता है, करंट पता है। आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है व्हाट मास ऑफ निकल विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। हमेशा याद रखना कि जो भी मेटल जो डिपॉजिटेड होते हैं, आयंस जो रहते हैं, वो कहाँ स्टोर्ड होंगे, कहाँ लिबरेट करेंगे, तो कैथोड पर। क्लियर, ये बातें तो हमने पहले लेक्चर से ही जान रखी हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको W बताना है, किसका, निकिल का। कितना निकिल का अमाउंट कैथोड पर डिपॉजिटेड हुआ है या लिबरेटेड हुआ है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ याद कीजिए, क्या कहा था फैराडे जी ने कि W इक्वल टू ZIT। वेरी इजी। हमारा टारगेट केवल किसको फाइंड करने का है, Z को, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को, क्योंकि I की वैल्यू पता है, टाइम पीरियड पता है, तो आपको Z चाहिए। और Z कैसे लेंगे, तो वो लेंगे आप इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई 96500। सिंपल सी बात है। अब इक्विवेलेंट मास कैसे आएगा, तो भैया इक्विवेलेंट मास जो लाते हैं ना, चलिए इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। Z इक्वल टू इक्विवेलेंट मास को मैं क्या लिखूंगा, मोलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर, बगल में 96500 तो पहले से है। सिंपल। मोलर मास देखिए हमको कौन सा सॉल्यूशन दिया, हमको दिया है निकिल नाइट्रेट। ये जो निकिल नाइट्रेट हुआ है ना, जब आप इसको ब्रेकआउट करोगे, थोड़ा ध्यान दे दो, इसको जैसे आप लोग तोड़ोगे ना, कैसे टूटेगा, Ni पे क्या चार्ज आएगा, +2, और 2 टाइम्स ऑफ नाइट्रेट आयन रिमूव। तो यहाँ से आपको Ni पे +2 चार्ज आते ही आपको एक बात पता चल गया, क्या n फैक्टर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। n फैक्टर की जरूरत थी ना, n फैक्टर मिल गया। सॉल्यूशन देख के, इलेक्ट्रोलाइट को देख मात्र के आप लोग उसके n फैक्टर का जजमेंट कर लोगे, तो n फैक्टर लाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, सिंपली हो जाएगा। बात आता है कि आपको क्वेश्चन में ना जनरली जो भी हमारे इलेक्ट्रोड रहेंगे उसका एटॉमिक मास गिवन रहेगा, बट बाय चांस नहीं भी गिवन है तो हमने क्लास 10th तक में तो 1 से लेके 20 तक तो याद करते ही करते एटॉमिक मास है। कुछ बच्चे 30 तक याद कर लेते हैं, 30 तक जो याद करते हैं प्रॉफिट में है। अदरवाइज क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, तो यहाँ पर निकिल का एटॉमिक मास प्यारे बच्चों आप लोग जान लेना 58.7 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो आप क्या कीजिए, आप Z की वैल्यू लाइए। Z की वैल्यू कितनी हो गई, मोलर मास कितना है 58.7 डिवाइडेड बाई व्हाट, n फैक्टर। n फैक्टर कितना है 2 इंटू 96500। ये मेरा Z का वैल्यू है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डिपॉजिटेड अमाउंट, मतलब W इक्वल टू ZIT। ठीक है, IIT यहाँ ZIT है। Z की वैल्यू पता है आपको 58.7, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ स्पेस बनाने के लिए, 58.7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 96500 इंटू I की वैल्यू 5 एम्पियर करंट था और टाइम पीरियड आपका 1200 सेकेंड था। तो व्हेन यू सॉल्व दैम, पूरा कैलकुलेटर में रख के या दिमाग वाले कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो अराउंड 1.82 ग्राम आपका आंसर आएगा। मतलब इतना निकिल आयन कैथोड पे क्या हुआ है, लिबरेटेड हुआ है। तो बिल्कुल फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन, बस मेहनत क्या करना है आपको, Z निकालने के लिए। बाकी डाटा तो क्वेश्चन में ऑलरेडी रहेगा ही, इसी को घुमा घुमा के पूछेगा। अभी आप लोगों को करंट दिया था, टाइम दिया था, W निकालना था। कभी आपको I देगा, W देगा, टाइम पीरियड निकालना रहेगा। कभी करंट पे क्वेश्चन पूछ देगा, तो ये सारी चीजें ही रहेंगी, सिंपल फॉर्मुलेटिक क्वेश्चन रहेंगे। इसको नोट कीजिए, एक दो सवाल और प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा कमांड आ जाए। चलिए एक और सवाल, सेम फैराडे के फॉर्मूले को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है और सिंपली सॉल्व करना है। एक बार आप लोग ट्राई करो, ठीक है। अब चलो, अब मेरी बारी।
करना कुछ नहीं है, डाटा पहले तो आप लोग कलेक्ट कीजिए। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर एट एथोड। हमेशा मेटल कहाँ पर है, डिपॉजिट होना है कैथोड पे। क्लियर। तो डाटा हम लोग को तो ये मिल गया पहला ही क्वेश्चन से, लाइन से, कि आपका जो डिपॉजिटेड अमाउंट है इस बार वो गिवन है, और वो कितना गिवन है, तो 1.27 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, तो व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो भैया यहाँ पर हमको करंट वा का वैल्यू भी दे दिया, क्या दिया है, 2 एम्पियर। और इलेक्ट्रोलाइट क्या दिया है, कॉपर सल्फेट। ये क्या चीज देगा हमें, ये मुझे N की वैल्यू देगा। ठीक, तो Cu+2SO4-2, N की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, आपके पास W है, आपके पास I है। आप लोग फैराडे फर्स्ट लॉ को सिंपली एग्जीक्यूट करो। W इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ZIT। सिंपल, Z लाना है, क्या लाना है, Z। अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज गिवन था, या नहीं भी गिवन है तो याद रखिए, कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो 63.5 ग्राम पर मोल होता है। इजी। तो यहां Z चाहिए। Z क्या होता है, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई व्हाट, 96500। इजी। प्यारे बच्चे ध्यान दो, इक्विवेलेंट मास लेना है कॉपर का, जो एक्चुअल में क्या होता है, एटॉमिक मास या मोलर मास डिवाइडेड बाई N फैक्टर। और मैंने बार बार बोला है कि कभी भी इक्विवेलेंट मास लेना ना, तो केवल इलेक्ट्रोड का लेना। मतलब कॉपर सल्फेट में केवल किसका चाहिए, मुझे कॉपर मात्र का चाहिए। तो कॉपर का कितना है भाई, 63.5, ये उसका एटॉमिक या मोलर मास है। हमें क्या चाहिए, हमें इक्विवेलेंट मास चाहिए, दैट मीन्स कि N फैक्टर से तो डिवाइड करूंगा, और N फैक्टर आ चुका है कितना, 2 × 96500। ये हो गई आपकी Z की वैल्यू। इसको सॉल्व करते मत बैठना ना, क्योंकि हमेशा याद रखो, कभी भी जो मैथमेटिकल पार्ट होते हैं ना, क्वेश्चन के बीच में नहीं करना है। क्योंकि आप केमिस्ट्री बना रहे हो, साइंस को रन करने दो ना दिमाग में, अलग से मैथमेटिक्स ला दोगे ना तो ट्रैक से गाड़ी बदल जाएगी। हमेशा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है आप क्वेश्चन के एंडिंग में यूज करना। ठीक है, उससे क्या पता कुछ चीजें कैंसिल हो जाए और सॉल्यूशन आपके लिए इजी हो जाए। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, Z तो आ चुका है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइम। पूछा गया ना कैलकुलेट द टाइम, तो टाइम का क्या फॉर्मूला हो गया, टाइम बन गया W/Z × I। ये टाइम पीरियड है, W की वैल्यू 1.27 ग्राम डिवाइडेड बाई Z की वैल्यू कितनी है भैया, 63.5, 2 × 96500, ये Z हो गया। और करंट है 2 एम्पियर का। एक काम कीजिए, ये 2 तो पहले कैंसिल, ये पलटी मार के ऊपर आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू हो गया 1.27 × 96500 डिवाइडेड बाई 63.5। सिंपल, 63.5 को अगर मैं डबल करूंगा तो वो 127 होता है, पर ये क्या है 1.27, दैट मीन्स कि ये 2 × 10⁻⁻² में चले जाएगा, 0.02 टाइम्स में। अरे इसको 127 मान लो तो 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई तो करोगे ही ना, और ये 127 नीचे 63.5 डायरेक्टली 2 से कैंसिल हो गया। अब ये 10⁻⁻² यहाँ पर कैंसिल करेगा, तो हमें फाइनली आ रहा है 2 × 965 मीन्स 0, 13 और 18 में हो गया 19, तो 1930 सेकेंड हमारा फाइनल आंसर आया। अगर मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो इसको आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 60 से डिवाइड करने पे आपको नियरली 32.1 सेकेंड मिनट के आसपास इसका आंसर आ जा रहा है। तो ये हो गया फाइनली, आप सेकंड में भी छोड़ सकते हैं। कुछ डाटा गिवन है, कुछ अननोन करेगा और आपको उस हिसाब से डिसीजन लेके क्वेश्चन बनाना रहेगा। इसको भी नोट कर लीजिए। एक और सवाल देखते हैं। चलिए ये एक और सवाल आप लोग के सामने आ चुका है, केबीसी टाइप का। ये रहा सवाल आपके सामने। अच्छा शुभ, चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस बार। क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है कि हाउ मेनी मोल्स, किस पे बात कर दी है इस बार, नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर करने पे। ठीक है, अब सोचेंगे हे दाई हे दादा, इसका तो फॉर्मूला भी नहीं पढ़े हम लोग। कोई बात नहीं, आप पहले पेन तो चलाइए, सवाल लगेगा। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्क्यूरी विल बी प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मर्क्यूरिक नाइट्रेट सॉल्यूशन।
ये मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ये जो सॉल्यूशन बोला ना, इससे मुझे एक चीज़ तो मिल जाने वाली है। इसको जब मैं डिसोसिएट करूंगा ना, तो उससे मेरा नाइट्रेट पे आप सबको पता है क्या चार्ज आता है हमेशा, -1। ऐसे कितने नाइट्रेट हैं, 2। तो 2 नेगेटिव चार्ज बनाया है, इसलिए मर्क्यूरी पे भी क्या आया, 2 पॉजिटिव चार्ज। दैट्स वाई एन की वैल्यू हमको मिल चुकी है, कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। वेरी इजी। आगे सवाल में डिमांड कर रहा है कि आपके पास करंट की वैल्यू भी दी हुई है, दैट इज 2 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 3 आवर। आप आवर्स को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, सेकेंड में। 1 आवर में 60 मिनट, 6 और ईच मिनट में 60 सेकेंड, दैट मीन्स कि 3600 सेकेंड का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो टाइम पीरियड है वो किस में आ जाएगा, आप सेकेंड में आ जाएगा। इतना डाटा हमको गिवन था। मर्क्यूरी के एटॉमिक मास भी आपको पता है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे नंबर ऑफ मोल पूछा गया है। तो भैया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल अगर मुझे चाहिए तो हमने बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि वो गिवन मास अपॉन क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, अगर एटम के बारे में बात की जाए तो आपको अभी भी किसको फाइंड करना है, W को। एटॉमिक मास आपको गिवन है, मतलब आप बस क्या कीजिए, फैराडे का लॉ लगाइए, W की वैल्यू लाइए। तो ये फर्स्ट लॉ फैराडे का हम सिंपली एग्जीक्यूट करेंगे, W इक्वल टू ZIT, मीन्स W इक्वल टू Z क्या होता है प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट मास। ये तो इसका एटॉमिक मास था। इक्विवेलेंट मास मतलब जो भी उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है उससे डिवाइडेड बाई n फैक्टर। n फैक्टर कितना आ गया था, 2। मल्टीप्लाई आपको 96500 करना ही है। ये किसकी वैल्यू है, Z मात्र की, बस Z की वैल्यू है, इनटू करंट की वैल्यू दी हुई है 2 एम्पियर। टाइम आपके पास पता है 3 × 3600। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे ये आपको किसकी वैल्यू आएगी, W की वैल्यू आएगी। पर मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि कैलकुलेशन वर्क सवाल के बीच में नहीं करना, मत करो ना इसको ऐसे ऐसे कैलकुलेट। अभी चलने दो, आपका सवाल क्या है, आपसे सवाल पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मर्क्यूरी, ये निकालना है। और उसके लिए हमको पता है W/m होता है। W की वैल्यू पूरा जो आप लाए हैं ना, चलो ज़्यादा कैलकुलेशन करना है तो ये बस इतना कर लो, 2 को कैंसिल कर लो, ठीक। बाकी जो भी चीज़ें हैं उसको आप एज इट इज़ वैसा ही रिपीट कीजिए। तो ऊपर में 200.6 × 3 × 3600 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 96500, ये कैंसल। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स मिलने वाले हैं। और वो नंबर ऑफ मोल्स आप लोग जब इसको पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व, अच्छा सॉरी ये तो W की वैल्यू है, सॉरी, डिवाइडेड बाई m में क्या रखूँगा, मॉलिक्यूलर मास जनरली लेते हैं, बट हम तो इलेक्ट्रोड के लिए ले रहे हैं, एक मेटल के लिए ले रहे हैं, मर्क्यूरी बस के लिए, इसलिए उसका एटॉमिक मास ही पुट कर देना ना यहाँ पे। तो ये 200.6, ये 200.6, देखो ये कैंसिल हुआ, कैलकुलेशन इजी हुआ कि नहीं हुआ। तो फाइनली आप लोग सीधे सीधे पा रहे हैं कि दिस इज 3 × 36 अपॉन में 965। अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन वर्क करता ना तो डबल कैलकुलेशन करना पड़ता, मेंटल लोड आता। कितना प्यारा हुआ ना, सीधे सीधे कैंसिल हो गया। इसीलिए हमेशा कहता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के कभी भी क्वेश्चन बनाइए या फिजिक्स के बनाइए, न्यूमेरिकल्स स्पेशली, कैलकुलेशन वर्क सवाल के बीच में मत कीजिए। वो लास्ट में अपने आप कुछ ना कुछ कैंसिल होगा जिससे आपका कैलकुलेशन इतना सिंपल हो जाएगा ना। अब ये तो सिंपल से दिख रहा है, सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो 0.112 के आसपास आप लोग का मोल्स आएगा। तो हो गया सवाल खत्म। हम लोग डर जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेशन के कारण, जबकि अगर थोड़ा स्मार्ट स्टडी किया जाए ना तो चीज़ें ऑन फिंगर टिप्स चलती हैं। चलो बच्चों पहले इसको नोट करो, फिर आगे और देखते हैं। चलिए ये एक क्वेश्चन है, दिखने में तो बड़ा सा है, बट ये आपके टेक्स्ट बुक NCERT का क्वेश्चन है, NCERT टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। अराउंड क्वेश्चन नंबर 3.16 के आसपास का है ये क्वेश्चन। और ये इतना प्यारा क्वेश्चन है ना कि IIT एडवांस डायरेक्ट ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दे चुका है, सेम इसी टाइप के पैटर्न को यूज़ करते हुए, बस डाटा थोड़ा बहुत इधर उधर किया था, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही था। तो समझते हैं, इस सवाल को आप बना लीजिएगा, मतलब समझ लीजिए कि फैराडे का सारा कॉन्सेप्ट आपको कंट्रोल में आ गया, एकदम मुट्ठी में बंद हो गया। ओके, तो चलिए मैं तो चाहूँगा कि एक बार पहले आप लोग ट्राई कर लो, वीडियो रोक कर। हो गया, अब हम करते हैं, ठीक है।
क्या कहता है भैया सवाल में? सवाल तो हम कभी एक बार में पढ़े ही नहीं ना। जो डाटा है फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप तोड़िए, फूट डालिए, शासन कीजिए वाला राजनीति कीजिए, ठीक है। डिवाइड एंड रूल। आ जाइए, क्या कहता है? 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बी सी कंटेनिंग सॉल्यूशंस ऑफ जिंक सल्फेट। पहला जो सेल है वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन रखा है। दैट मीन्स कि जब ये डिपॉजिट करेगा तब ये क्या आयन रिलीज करेगा? जिंक आयन, Zn+2। इसका मतलब इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई? 2 आ चुकी है। दूसरा है हमारा सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारा ये सेल A था, ये मेरा सेल B है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल B। ये है सिल्वर नाइट्रेट का सेल। जब आप इसको ब्रेकआउट करेंगे तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन में ब्रेक करेगा और यहाँ से आपको इसके लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1। सिंपल। सी सेल के बारे में बोल रहा है। सी सेल में क्या इलेक्ट्रोलाइट है? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट को Cu+2 और SO4-2 में टूटना है। दैट मीन्स कि यहाँ के लिए आपको सीधे सीधे दिख गया n फैक्टर कितना आने वाला है? 2 आने वाला है। ये मैंने निकाल के रख लिया पहले लाइन से, आगे काम आने वाला है, जहाँ काम पड़ेगा हम वहाँ पर इसको यूटिलाइज करेंगे। आगे सवाल पढ़ते हैं। रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत बढ़िया, सीरीज बोल देने से एक बात ही क्लियर हो गया कि भैया एक ही करंट तीनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC से पास कर रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पर फैराडे का सेकेंड लॉ यूज होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ तो केवल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए वैलिड था। जब मेनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आ जाते हैं दैट मीन्स कि यू हैव टू अप्लाई फैराडे सेकेंड लॉ। ठीक, आगे सवाल पढ़ते हैं। स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। बहुत प्यारा। एक तो करंट को बोलता है कांस्टेंट रखो, और साथ ही साथ में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ करंट हम लोग को दे दिया है कितना? 1.5 एम्पियर was passed through them until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ द सेल बी। समझिए, सेल ए, सेल बी, सेल सी, 3 सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सब में से 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और आपसे कहता है कि जो सेल बी है उसके कैथोड पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया। इसका मतलब मुझे क्या दे दिया? मुझे अमाउंट ऑफ सिल्वर दे दिया कितना? 1.45 ग्राम। आगे बोल रहा है बच्चों एट द सेल बी हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। मतलब आपसे पूछा गया है टाइम पीरियड की वैल्यू। पहला क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड किया गया है कि कितना टाइम लगेगा, और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट मासेस ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। मतलब कॉपर और जिंक के भी लिबरेटेड या डिपॉजिटेड अमाउंट की वैल्यू भी हमको बतानी है। यह है पूरा सवाल। बनाना शुरू करते हैं। पहले तो W ऑफ AG के कारण मुझे फैराडे फर्स्ट लॉ अगर मैं यूज करूंगा तो W इक्वल टू लिख लीजिएगा फ्रॉम फैराडे फर्स्ट लॉ, W इक्वल टू व्हाट? ZIT। बात किसकी करनी है? केवल सेल B की, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट हम लोगों ने एज ए इलेक्ट्रोलाइट लिया है और इलेक्ट्रोड कौन है? सिल्वर है। इसके लिए Z की वैल्यू तो 1.45 हम लोग को नोन है, इक्वल टू सॉरी Z की वैल्यू, W की वैल्यू 1.45 ग्राम। Z जो होता है वो हमेशा क्या होता है? इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई 96500। सिंपल। तो भैया इक्विवेलेंट मास क्या होता है एक्चुअल में? सिल्वर पे ध्यान देना ना, सिल्वर का एटॉमिक मास गिवन है 108 डिवाइडेड बाई n फैक्टर सिल्वर के केस में कितना आया है? ओनली 1 इंटू 96500 इंटू यहाँ पर I की वैल्यू तो गिवन थी 1.45 और टाइम पीरियड ही तो हम लोग को नोन करना है, ले आना है। तो सीधे सीधे यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया 1.45 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 1. करंट तो 1.5 एम्पियर था ना, इसको 1.5 कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग को टाइम पीरियड की फाइनली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, ऐसे मैंने कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखा तो ये 863.7 सेकेंड के आसपास आ रहा है, जो नियरली 14.4 मिनट है। ये कई बार रफ कैलकुलेशन है तो आप कर लेना, अदरवाइज आप सीधे सीधे ये 1.5 ये 1.45 को ऐसे उड़ा देना, इसको 100 मान लेना। ठीक है, 100 मान के यहाँ से 2 खत्म कर दो, तो ये 965 से थोड़ा कम लेना ना, क्योंकि ये 100 नहीं था,
ये 108 था। तो मैं समझ रहा हूँ कि भैया आंसर ना कुछ 850 या 900 के बीच में रहने वाली है, तो 863.7 सेकेंड के अराउंड हमारा आंसर आ जा रहा है, 14.4 मिनट। चलिए, तो अब हम इस सवाल के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने अच्छे से समझा, इसको नोट कर लीजिए एक बार, ठीक। अब मैं इसको बाय बोलता हूँ, चलो इसको तो नहीं बाय बोलूँगा, इधर देखो, बात सिल्वर इलेक्ट्रोलाइट की दी हुई थी ना, तो हमको पूरा का पूरा सेल बी पे ही देखना था और उसी के अकॉर्डिंग डाटा को पुट करके मैंने टाइम पीरियड ला लिया, ठीक। और वो टाइम पीरियड सबके लिए नहीं आएगा ना, वो टाइम पीरियड सेल बी का आया है, सेल ए का सेल सी का टाइम पीरियड हमसे पूछा नहीं गया है, तो निकालने भी नहीं जा रहे। सवाल का सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है, व्हाट मासेस ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। मतलब आपको लाना है कॉपर का डिपॉजिटेड अमाउंट एज वेल एज जिंक का डिपॉजिटेड अमाउंट, कितना कितना आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको अलग अलग डिपॉजिटेड अमाउंट लेने हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो आप फैराडे के सेकेंड लॉ को एग्जीक्यूट करोगे, ओके। और सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे में आप सबको पता है, लिख ही देता हूँ, फैराडेज सेकेंड लॉ क्या था। सेकेंड लॉ फैराडे का तो आपने पढ़ा था W1/W2 इक्वल टू E1/E2। बहुत आसान सा होता है, इसका कैलकुलेशन सिंपली सॉल्व होगा। मान लीजिए मैं सेल बी और सेल सी का कंपैरिजन कर रहा हूँ, मतलब सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट वाला। तो सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर का मास आएगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर का मास आएगा, इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग इक्विवेलेंट मास किसका लेंगे, सिल्वर, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास किसका आएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड का। सिंपल। तो आप बस डाटा पुटिंग का काम कीजिए। यहाँ पर W1 सिल्वर का जो डिसोसिएटेड या डिपॉजिटेड अमाउंट था वो था 1.45 ग्राम। यहाँ से आपको कॉपर का अननोन है, इक्वल टू सिल्वर का इक्विवेलेंट मास तो ला ही लेंगे ना। कैसे लाते हैं, सिल्वर का एटॉमिक मास जो गिवन है कितना 108 डिवाइडेड बाई n फैक्टर। मैंने इसीलिए पहले से इसको ला रखा और मैंने इसको रब नहीं किया, क्योंकि n फैक्टर सिल्वर नाइट्रेट के लिए क्या लेना, 1 लेना। वैसे ही कॉपर का आपको इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो भैया कॉपर का एटॉमिक मास कितना है, दिस इज 63.5 डिवाइडेड बाई कॉपर सल्फेट के लिए n फैक्टर की वैल्यू कितनी आई है भैया, 2 आई है। तो इसको यूज़ करो, बोला था ना सवाल में आगे यूज़ होने वाला है। तो आप फाइनली यहाँ से कॉपर का मास जब देखेंगे, ये पलट के ऊपर आ जाएगा, तो ये 1.45, ये पलटी मार के ऊपर हो गया ना, ये 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 63.5 हो गया। अब करना क्या, इसको यहाँ ले जाना है और ये पूरा पार्ट को इधर ले आना है, इंटू कितना हो गया 63.5 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 2। फाइनली सॉल्व कीजिए इसको, आपको कॉपर का जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी और इसकी वैल्यू नियर अबाउट 0.43 ग्राम के आसपास आएगी अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर, ये हो गया कॉपर का। सेम यही फिनोमिना यूज़ कर लीजिए आप लोग, किसके लिए यूज़ कर लेंगे, जिंक के लिए यूज़ कर लेंगे। मतलब मैं सेल ए और सेल बी को यूज़ कर लूँगा। तो चलिए इसको तो फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे किसके लिए, जिंक का डिपॉजिटेड अमाउंट लाना है। तो जब जिंक का डिपॉजिटेड अमाउंट लाना है, ऑब्वियसली फिर से 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दैट मीन्स कि आप फैराडे के सेकेंड लॉ को एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ से आप लोग फिर से लेंगे सिल्वर का मास डिवाइडेड बाई जिंक का मास, सिल्वर का इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाई जिंक का इक्विवेलेंट मास, ठीक। अरे यार डॉगीज बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं मोहल्ले के। सिल्वर का मास कितना था भाई, कितना था, ये 1.46 था, डिवाइडेड बाई जिंक का मास आपको लाना रहेगा, सिल्वर का इक्विवेलेंट मास 108/1 और जिंक का इक्विवेलेंट मास अगर देखना है तो वो कैसे लाएगा, जिंक का एटॉमिक मास 65 डिवाइडेड बाई n फैक्टर क्वेश्चन में कितना दिया है जिंक वाले के लिए 2, तो 2 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर आप पाएंगे 1.46 अपॉन, ये हो गया 108, पलटी मार के ये ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई 65, इसको यहाँ और इस पूरे पार्ट को यहाँ ला दीजिए। तो मास ऑफ जिंक अगर चाहेगा तो वो 1.46 इंटू 65 अपॉन 108 इंटू 2 होगा। तो नियरली फिर से वही आसपास का ही आंसर आने वाला है। तो ये आप लोग का वेरी क्लोज टू, वहाँ 63.5 का मल्टीप्लाई था, यहाँ 65 का मल्टीप्लाई है,
तो ये भी 4.44 ग्राम ले लो या 4.44 बोल गया, 0.44 ग्राम ले लीजिए या 0.43 से थोड़ा बड़ा, मान लो 6-7 कुछ ऐसा ग्राम ले लीजिए अप्रॉक्सीमेटली। अरे डाटा नियरली सेम है तो आंसर भी नियरली सेम ही आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस सवाल को भी बना लिया और इस सवाल को भी बना लिया। और ये था हमारा पूरा फैराडे लॉ, उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस और उसके न्यूमेरिकल्स। होप सो ये पूरी बातें आपको सही से समझ में आई होंगी। तो ये पूरा आप लोग नोट कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज इसके बाद के 2 वीडियोस में हम पूरे चैप्टर को क्लोज करेंगे और वो दोनों वीडियो इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ वेरी ग्रेट डे।